हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन पेपर जो कि है 2025-26 का है। क्लास 10 है, सब्जेक्ट साइंस है, उसका कोड है 086 और ये जो क्वेश्चन पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इंस्ट्रक्शंस रीड करेंगे। इंस्ट्रक्शन में देखो क्या है कि इसके 3 पार्ट्स हैं, खंड ए, खंड बी और खंड सी। मीन्स पार्ट ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 पार्ट में क्वेश्चंस किया गया है। इसमें ध्यान रखना, आप जो भी सेक्शन होगा ना, उस क्वेश्चंस जो उस सेक्शन के क्वेश्चंस होंगे उसे अलग करना, मिक्स मत करना। मिक्स करने से वो चेक नहीं होगा क्वेश्चन। जैसे देखो सेक्शन ए में क्या है, बायोलॉजी। सपोज बायोलॉजी का अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो सिर्फ बायोलॉजी का क्वेश्चंस करना, ओके। उसके बाद स्पेस छोड़ देना, एक 1-2 पेजेस छोड़ देना। उसके बाद ही सेक्शन बी शुरू करना जो कि केमिस्ट्री होता है, ओके। और फिर उसके बाद फिर से वैसे ही करना, 1-2 पेज छोड़ देना, ताकि अगर वो जो गैप है ना, अगर आपको याद आए तो वो क्वेश्चंस जो आपने नहीं किया वो रिपीट उस स्पेस में कर सकते हो। जैसे सेक्शन सी में क्या है, थर्ड सेक्शन है फिजिक्स का, ओके। तो इसमें मिक्सिंग मत करना क्वेश्चंस को, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड। सम क्वेश्चंस जिसमें चॉइसेस प्रोवाइड किया जाता है, ओके। अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर का देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, सेक्शन ए है, जिसमें कह रहा है कि सेलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओपिनियन आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चंस। 1 से 9 तक जो है ना एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, आपको देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, ए ग्रोइंग प्लांट, ठीक है, क्या है बताओ। ए ग्रोइंग प्लांट इज केप्ट इन ए डार्क रूम, ठीक है, अंधेरे कमरे में एक पौधे को रखा गया है। ओनली ए स्मॉल विंडो, एक छोटी सी खिड़की खुली हुई है, was kept open near it, उसके पास, ठीक है, फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। द टॉप पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का जो टॉप पार्ट होता है, बेंड्स टुवर्ड्स द विंडो, विंडो की तरफ वो बेंड हो जाता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ठीक है। फर्स्ट देखो कह रहा है केमोट्रोपिज्म, ये नहीं होता है, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया, ओके। सेकंड देखो क्या है, हाइड्रोट्रोपिज्म, ये भी नहीं होगा, ओके। एंड थर्ड देखो होता है फोटोट्रोपिज्म, ओके। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा सी ऑप्शंस, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म। जियोट्रॉपिज्म नहीं हो सकता क्योंकि वो सिर्फ रूट्स में होता है, ठीक है, ग्रेविटेशन की वजह से। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रहा है आपको, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का पार्ट होना चाहिए, हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस। पोस्चर और बैलेंस के लिए क्या जरूरी होता है ह्यूमन बॉडी में, सेरेबेलम। फर्स्ट पार्ट ही आंसर है आपका, सेरेबेलम, ओके, दैट मीन्स सेरेबेलम, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एमीवा, एमीवा के द्वारा जो फूड वो लेता है उस प्रोसेस को, ठीक है, इज डन थ्रू, क्या प्रोसेस, किस प्रोसेस के थ्रू वो फूड लेता है, ओके। देखो फर्स्ट है डायलिसिस, डायलिसिस आपको फर्स्ट है तो फर्स्ट में डायलिसिस है। डायलिसिस का मीनिंग क्या होता है बताओ, डायलिसिस का मतलब आपने सुना होगा, डायलिसिस में क्या होता है कि सफाई की जाती है किसी भी चीज की, तो डायलिसिस नहीं हो सकता, ओके। मीन्स पुरानी चीजों को निकालते हैं और नई चीजें डालते हैं, बट डायलिसिस नहीं पॉसिबल है, ओके। नंबर सेकंड पे आता है साइटोकिनेसिस, तो साइटोकिनेसिस में नहीं हो सकता है, ठीक है। थर्ड देखो स्यूडोपोडिया, यस दिस इज करेक्ट, स्यूडोपोडिया इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय द अमीबा, ठीक है, ओके।
डी ऑप्शंस भी नहीं होगा तो सी ऑप्शंस हो गया ना। फोर्थ क्वेश्चंस देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बता रहा है आपको व्हेन कैरिंग आउट द स्टार्च टेस्ट ऑन ए लीफ, पत्ते पे हम क्या करेंगे, स्टार्च टेस्ट कर रहे हैं सपोज, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बॉयल द लीफ इन अल्कोहल। ठीक है, जब वो स्टार्च टेस्ट करते हैं तो लीफ को, जो पत्ते को होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, बॉयल करते हैं इन अल्कोहल में, अल्कोहल में उसे बॉयल करते हैं। क्यों करते हैं, ठीक है, वो पूछ रहा है कि आप क्यों बॉयल करते हो उसे। ठीक है, तो ऑप्शंस देखो, ऑप्शन में क्या है, टू डिजॉल्व द वैक्सी क्यूटिकल्स, पत्ते के ऊपर जो वैक्स जैसा रहता है उसको करे डिसॉल्व करता है, नहीं, ये रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शंस देखो, टू मेक सेल्स मोर परमेबल टू आयोडीन सॉल्यूशन, मतलब सेल्स के अंदर में अच्छी तरह से बॉयल करने से क्या होगा, क्लीननेस होगा और उसके अंदर वो आयोडीन सॉल्यूशन डालने के लिए होता है, नहीं, ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन देखो, टू रिमूव द क्लोरोफिल, यस, स्टार्च टेस्ट करने के लिए मुझे क्लोरोफिल तो नहीं चाहिए, तो उसको बॉयल करते हैं अल्कोहल के साथ, तो क्या होता है, क्लोरोफिल रिमूव हो जाता है, दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट होगा, टू रिमूव द क्लोरोफिल। करेक्ट है यहां तक देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ये कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसे जानना है हमें। ड्यूरिंग बाइनरी फिजन इन अमीबा, बाइनरी फिजन जो अमीबा में होता है उसके लिए ये करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा बताओ। ठीक है, उसे जानना है हमें कौन सा होगा। देखो इसमें ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में क्या है हमारा, न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है आपका न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। ठीक है, यस, दिस इज द पहला ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, दैट मीन्स ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पहले तो समझो, इकोसिस्टम होता क्या है, इकोसिस्टम वो होता है कि एनिमल्स और प्लांट्स लिविंग टुगेदर, ठीक है, तो कौन सा होगा लिविंग टुगेदर, आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल में आप क्या समझ सकते हो, जैसे फॉरेस्ट होता है, नेचुरल फॉरेस्ट होता है, उसे हम आर्टिफिशियल, उसे हम नेचुरल इकोसिस्टम बोलेंगे। अब आर्टिफिशियल अगर बनाना है मुझे तो कैसे बनाएंगे, देखो एक ऑप्शन है आपको पॉन्ड का, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है क्रॉप फील्ड का, ओके, तीसरा ऑप्शन है लेक, ओके, और चौथा ऑप्शन है फॉरेस्ट। इसमें से देखो पॉन्ड जो है ना, पॉन्ड, लेक और फॉरेस्ट, ये तीनों जो है ना नेचुरल में आ गया, आर्टिफिशियल में आता है हमारा क्रॉप फील्ड, ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा होना, ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स, नॉन मतलब नहीं, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो टूटता है, जैसे मानो आपने पेपर, पेपर जो पेज होता है उसे आपने फाड़ के कभी फेंक दिया उधर, तो वो धीरे धीरे सड़ के खत्म हो जाएगा, वो बचेगा नहीं। बट उसके अपोजिट में अगर देखते हैं ना, पॉलीथीन को आपने फेंका तो वो कभी नहीं सड़ता, आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स के बाद भी वो पॉलीथीन जैसा ही रहेगा, बस टुकड़ों में टूटा रहेगा बस। ओके, नाउ अब देखो क्या है, पेस्टिसाइड्स इन द फूड चेन in increasing amount at higher trophic level is known as, definition पूछ रहा आपसे, ये क्या होता है बताओ। फर्स्ट ऑप्शन है यूटो यूट्रोपिकेशंस, सेकेंड ऑप्शन है पॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन है बायोमैग्निफिकेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्यूमुलेशंस। इसको क्या कहेंगे बताओ, इसको कहेंगे बायो मैग्निफिकेशन,
तो biomagnification is the process of accumulation of non-biodegradable pesticides in the food chain in increasing amount at each higher trophic level. तो वो क्या होता है? Biomagnifications. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको देखो assertion रीजन टाइप का क्वेश्चंस है. इसमें आपसे पूछा जा रहा है 8th नंबर क्वेश्चन है ये, जिसका assertion देखो दिया हुआ है. assertion देखो क्या है? assertion है when tall plant with dominant trait are crossed with short plant, ठीक है, with recessive traits. Okay, all the plants in F1 progeny the are tall when the tall plant of F1 progeny are crossed. Short plant reappear in F2 progeny. ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि assertion करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, assertion इसमें क्या है? आपको करेक्ट है. ठीक है, नाउ रीजन पे आते हैं. ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड. ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड, दैट मीन्स रीजन इसका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो रीजन करेक्ट है, इसका मतलब, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है वो. ओके, दैट मीन्स इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. दैट मीन्स बोथ assertion एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, यहां तक हो गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेम assertion रीजन टाइप क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9 है. आपको देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? द नंबर, assertion है द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स in a food chain is limited. क्या बोल रहा है? The number of tropic levels in a food chain is limited. Okay, that means ये क्या है? करेक्ट है हमारा. रीजन देखो क्या है? रीजन है there is a loss of energy as we go from one tropic level to the next. Yes, this reason is correct. तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है जो assertion है. दैट मीन्स इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए. उसका मीनिंग क्या होता है? बोथ assertion and reasons are true and reason is the correct explanation of A. Question number 10 says that student to attempt either option A और बी, दो ऑप्शन दिया हुआ है इसको सॉल्व करने के लिए. तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं. ए, नेम द फाइनल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स ऑब्टेन इन द anaerobic respiration if it takes place. किस में होता है? ठीक है, उसका नाम बताना है. नेम द फाइनल प्रोडक्ट करना है. ठीक है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशंस के लिए. तो फर्स्ट देखते हैं. इन ए फंगी लाइक ईस्ट होगा तो क्या होगा? तो इन ए फंगी ईस्ट होगा तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे क्या होता है आपको? इन फंगी और ईस्ट में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. ठीक है, नाउ सेकंड में क्या है? इन एन एनिमल लाइक टिश्यूज लाइक मसल्स. ठीक है, इन एन एनिमल टिश्यूज में जैसे मसल्स में क्या होता है? मसल्स में होगा आपको इन एनिमल टिश्यूज यानी मसल्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड्स. ठीक है, इन फंगी ईस्ट में क्या होगा? प्रोड्यूसेस इथेनॉल एंड इसमें क्या हो जाएगा आपको? फंगी और ईस्ट में हो जाता है आपको इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. और इन एनिमल में क्या होगा? एनिमल मींस मसल टिश्यूज में क्या होगा कि प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 10 का ये बी पार्ट क्वेश्चन है. क्या कर रहा है इसमें? डिफाइन एक्सक्रीशन. ओके, डिफाइन एक्सक्रीशंस. नेम एनी वन मेथड्स used by plant to get rid of excretory product. वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे वो निकालेगा इन प्लांट्स. ओके, फर्स्ट हमें जानना है कि डिफाइन जो है एक्सक्रेशन. एक्सक्रेशंस होता क्या है? एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग metabolic wastage
फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने समझ लिया एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में वो क्या करता है, रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट को, ठीक है, फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट उसमें क्या कहता है, नेम एनी वन मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें क्या होता है, पहला होता है ट्रांसपायरेशन। ओके, फर्स्ट क्या हो गया आपको, ट्रांसपायरेशन। दूसरा होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है। नाउ एक्सक्रीशन इनटू सॉइल, या तो वो मिट्टी में छोड़ देगा उसे, और एक्सक्रीशंस, एक्सक्रीशंस हो गया आपको, ठीक है। इसमें से आपको कोई एक सा लिखना है। ओके, ये तीन ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे दिया है हमने, इसमें से आपको सिर्फ कोई एक सा लिखो, ठीक है। एक सा में क्या हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन लिखो, या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, या एक्सक्रीशन इनटू सॉइल, या एक्सक्रीशंस। ओके, question number 11 says that a student to attempt either option A or B। फर्स्ट देखो क्या इसमें, ऑप्शन ए में लिस्ट द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका रोल बताना है, ठीक है, क्या करता है ये फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है ट्रिप्सिन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका रोल क्या है, ठीक है। उसका देखो आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट्स एंजाइम्स एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, वो एक्टिवेट किसको करता है, एंजाइम को करता है एक्टिवेट, और डिस्ट्रॉय करता है माइक्रोब्स, जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं। ओके, ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन देखो, ट्रिप्सिन ब्रेक प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। देखो, पचाने के लिए यूज किया जाता है किसको, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। ट्रिप्सिन ब्रेक्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ये और पार्ट है, ऑप्शनल पार्ट है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, बी पार्ट में राइट टू वेज बाय विच प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। आपको दो तरीके बताने जिसके मेथड से प्लांट्स जो होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। व्हाट काउजेज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टेमेटा, उसका क्या क्या रीजंस हैं जिस वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है। इसका आंसर देखते हैं। आंसर है प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटल ओपनिंग एंड डिफ्यूजन। देखो, स्टोमेटा जब ओपन करता है और डिफ्यूजन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ऑब्टेन करता है, ठीक है। प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटल ओपनिंग एंड डिफ्यूजन। द ओपनिंग एंड closing of stomata are regulated by guard cells। कौन उसको रेगुलेट करता है, उसको उसको करता है गार्ड सेल्स, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 12 सेज दैट, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज 10% लॉ इन ए फूड चेन। फूड चेन में 10% लॉ किसे कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल देना है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, 10% लॉ होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज 10% लॉ इन ए फूड चेन। तो ये क्या होता है आपको, द 10% लॉ स्टेट्स दैट ओनली अबाउट 10% ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट। इसका मतलब क्या कर रहा है कि 10% लॉ जो है वो बताता है कि सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी, ठीक है, 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपको, देखो एग्जाम्पल में है इफ प्लांट्स कैप्चर, अगर प्लांट जो है कैप्चर करता है कितना, 1000 जूल, ठीक है, 1000 जूल वो कैप्चर करता है एनर्जी, तो ओनली 100 जूल्स आर पास्ड
ऑन टू हार्वीवरस मीन्स प्लांट ने कैप्चर तो इतना बनाया, ठीक है। अब हार्वीवरस क्या करेगा, उसे ईट करेगा। ओके, तो ईट करेगा तो इसका सिर्फ और सिर्फ 10%, ओके, जो कि कितना होता है 100 जूल, उसको मिलेगा जो इसको खाएगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल तक। Question number 13 says that the sex of the children is determined by what they inherit, ठीक है, फ्रॉम देयर फादर एंड नॉट देयर मदर। जस्टिफाई करना है इसे, क्यों जस्टिफाई, ओके। तो क्यों होता है ऐसे, क्या कह रहा है, द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड, मतलब जो बेबी होता है उसका जो सेक्स होता है मीन्स मेल या फीमेल बेबी होगा, वो जो डिपेंड करता है वो इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर, फादर का जो इनहेरिटेंस होता है, ओके, हेरिडिटी जो होगा वो फॉलो ऑफ करेगा, वो डिपेंडेंसीज करेगा कि बॉय होगा या गर्ल होगा, एंड नॉट देयर मदर, मदर पे कोई डिपेंडेंसीज नहीं होता, ठीक है। उसका रीजंस को जस्टिफाई करना है, वाई, तो उसे समझते हैं अच्छी तरह से। क्या है, द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द फादर बिकॉज हिज स्पर्म, जो मेल का स्पर्म होता है, कैरीज आइदर एन एक्स और वाई क्रोमोसोम, ठीक है। मेल के स्पर्म में दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एक्स और वाई, ठीक है। तो जो स्पर्म होगा अगर कैरी कर रहा है एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम, ओके। नाउ while the egg contributes only an x, ठीक है, जो फीमेल मदर होता है उसका जो एग होता है वो सिर्फ कंट्रीब्यूशंस देता है एक्स का, ठीक है। एक्स और एक्स सिमिलर अगर मिक्स होता है तो वो गर्ल चाइल्ड होगा, और y और x होगा मीन्स x और y अगर कंबाइन होता है, डिफरेंट होता है, तो वो मेल चाइल्ड होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 सेज दैट, क्वेश्चन नंबर देखो 14 में क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि ए पर्सन वॉक्स, पर्सन जब वॉकिंग करता है अक्रॉस ए रूम, ठीक है, रूम में, इन बेयर फुट मीन्स खाली पैर, एंड पुट्स हिज फुट ऑन ए ड्राइंग पेन, ठीक है। ड्राइंग एक पिन है जो गिरा हुआ है जमीन पर, उस पे उसका पाँव रखा जाता है, ठीक है, एक्सीडेंटली, पिन लाइंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। ही लेट्स आउट ए क्राई, जैसे ही पिन चुभेगा तो उसे चिल्लाएगा वो, ओके, दर्द से, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन व्हाट हैपन, क्या हुआ होगा उसके साथ, इन हिज नर्वस सिस्टम, उसके नर्वस सिस्टम में क्या हुआ, इन ब्रिंगिंग अबाउट दिस रेस्पॉन्स, कि वो चिल्ला दिया। होता है ना कभी कभी कुछ मीन्स दर्द हो जाए, सपोज करो चल रहे हैं, कांटा गड़ जाए तो हमें पेन होना शुरू हो जाता है, तो नर्वस सिस्टम में ऐसा क्या होता है जिस वजह से ये चीजें होती हैं। तो ये जो चीज होता है वो सडनली तो हमें पता है, बट इन प्रोसेस होता है, तो उसी चीज को कहता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, मीन पहला क्या होगा फिर सेकेंड क्या होगा, इस तरह से आपको फ्लो चार्ट्स में लिखना है इसे। तो उसे कैसे करेंगे, देखो, ए फ्लो चार्ट आउटलाइनिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, ये क्या था, रिफ्लेक्स एक्शन था, एक्शन पाथवे शोइंग, कैसे कैसे होगा, देखो फर्स्ट में होगा स्टिमुलस, करते हैं स्टिमुलस पहले होगा, मीन्स स्टार्ट करेंगे उससे, स्टिमुलस कहाँ कैसे किया, ड्राइंग पिन जो था प्रिक्स द फुट, फुट में पैर में क्या किया उसने, छेद किया, ठीक है ना, पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में क्या कर रहा है, एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स इन द फुट, फुट में जो सेंसरी रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हुआ, ठीक है। वो जैसे एक्टिवेट हुआ तो थर्ड स्टेप में क्या कर रहा है, वो ट्रांसमिशन कर रहा है इंफॉर्मेशन को, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स वाया सेंसरी न्यूरॉन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, वहां से क्या किया उसने, वो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ट्रांसफर किया,
नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो क्या किया है उसने, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स वाया सेंसरी न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है उसमें, इंटीग्रेशन बाय इंटर न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड्स। अब स्पाइनल कॉर्ड्स में क्या है, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। तो इंटर न्यूरॉन्स मीन्स एक से दूसरे को वो पास करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय इंटर न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन बाय मोटर न्यूरॉन्स। ट्रांसमिशन किससे होता है वो चीजें, इंफॉर्मेशन, बाय मोटर न्यूरॉन्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, मसल्स कंट्रैक्शन टू विड्रॉ द फुट। जैसे हमें कुछ चीजें लगती है तो हम पीछे की तरफ खींचते हैं, उसे बैकवर्ड खींचते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो वो कैसे एक्टिव करता है, वो मसल्स के थ्रू होता है, ठीक है। मसल्स कंट्रैक्शंस टू विथड्रॉ द फुट। तो ये 6 स्टेप्स हैं जो यहाँ पर फॉलो होगा। क्वेश्चन नंबर 15 सेज दैट, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, देखो क्या कर रहा है, अंकित फादर हैज टू अंडरगो डायलिसिस, ठीक है। अंकित के पिताजी जो है वो डायलिसिस प्रोसेस में है, आफ्टर एवरी फोर्टनाइट एज हिज फादर किडनी आर नॉट वर्किंग। देखो जब किडनी वर्किंग नहीं होता है ना तो डायलिसिस किया जाता है, ओके। इफ ही डज नॉट अंडरगो द प्रोसीजर ऑफ डायलिसिस, क्या बोल रहा है, अगर वो इस तरह के प्रोसीजर नहीं करे, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ डायलिसिस ना करे, पॉइजनस वेस्ट जो होगा गेट्स एक्युमुलेटेड इन द बॉडी। एक्युमुलेटेड का मतलब जमा होना, पॉइजनस वेस्ट जो होगा उनकी बॉडी में जमा होने लगेगा, एंड दैट मे लीड टू द डेथ ऑफ ए पर्सन। तो पॉइजनस वेस्ट हमारे शरीर में जब जमा होने लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या होगा, वो लीड टू द डेथ ऑफ ए पर्सन, तो उस पर्सन का डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस है, द नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो किडनी होता है उसका बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट का नाम क्या है, ठीक है, वो पूछ रहा है आपसे। तो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट यहाँ पे क्या है, नेफ्रॉन, ठीक है। क्या है, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनी इज नेफ्रॉन, ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, बी पार्ट, हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे रिमूव करता है हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी, तो उसको कैसे रिमूव करते हैं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव एक्सेस वेस्ट बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में क्या करता है, डिफ्यूजन क्रिएट करता है, ओके, बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। देखो इसका थर्ड क्वेश्चन है में, अटेम्प्ट आइदर सी और डी। आपको इसमें से दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। सी पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट, व्हाट हैपेंस टू द ग्लूकोज विच इंटर्स द ग्लोमेरुलस along with filtrate। क्या होगा, कह रहा है कि व्हाट हैपन, क्या हो जाएगा, टू द ग्लूकोज विच इंटर्स द ग्लोमेरुलस अलोंग विथ फिल्ट्रेट। अगर वो इंटर करेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज इंटरिंग द ग्लोमेरुलस इज रीएब्सॉर्ब करेगा इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, ओके। तो उसको रीएब्सॉर्ब करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन डी। डी में है, नेम द टू वेस्ट। आपको दो वेस्ट प्रोडक्ट का नाम बताना है ऑफ ह्यूमन बॉडी विच आर प्रोड्यूस्ड इन बॉडी सेल, जो बॉडी सेल में बनेगा, ठीक है। तो नेम ऑफ द टू वेस्ट क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन बॉडी सेल्स, कौन सा है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया, ठीक है। तो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी विच आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी सेल आर
carbon dioxide and urea. Question number 16 says that a student to attempt either option A और B. तो इसमें क्या करना है कि दो ऑप्शन दिया है आपको, उसमें से ए या बी ऑप्शंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में देखो क्या दिया है, हाउ डज बाइनरी फिजन इन अमीबा डिफर फ्रॉम बर्डिंग इन हाइड्रा। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे कि डिफरेंस क्या है, डज द बाइनरी फिजन जब अमीबा में होता है उसका और बर्डिंग इन हाइड्रा, इसमें डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्प्रिंग, मीन्स उसके ऑफ स्प्रिंग में ना बेबी, ओके। तो वो होने का जो है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना। उसका आंसर देखते हैं क्या है, बाइनरी फिजन अगर करते हैं, बाइनरी फिजन इन अमीबा प्रोड्यूसेस टू नियरली इक्वल डॉटर सेल, ठीक है। अमीबा का अगर हमने फिजन किया, फिजन का किया, बाइनरी फिजन मतलब दो होता है, ठीक है, बाइनरी का मतलब दो होता है। बाइनरी फिजन इन अमीबा प्रोड्यूसेस टू नियरली इक्वल, दोनों इक्वल होगा, डॉटर सेल बनाएगा। बट वेयर इज बर्डिंग इन हाइड्रा, अगर बर्डिंग इन हाइड्रा होता है प्रोड्यूसेस एन आउट ग्रोथ, देखो वो क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बढ़ने के बाद वहां से एक कट होता है, ओके। आउट ग्रोथ दैट डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, यहाँ पे एक न्यू इंडिविजुअल नया चीज बनता है, ठीक है ना। सेकंड देखते हैं इसका, ए का बी पार्ट में है, इन व्हाट वेज कैन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कौन सा वेज होगा जिसमें कैन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होगा इन्फ्लुएंस होगा द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन adopted by an organism, ठीक है। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू एनी स्पेसिफिक एग्जाम्पल, तो इसे कैसे लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे, तो आंसर इसका हो जाएगा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक क्या है, टेम्परेचर है और न्यूट्रिएंट्स हैं अवेलेबल, ठीक है। मे फेवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल सम प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस asexually under favorable conditions, ओके ना। सेकेंड इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चन है ये बी पार्ट का। फर्स्ट पार्ट है ए, व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लिस्ट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक, ठीक है। तो सबसे पहले समझना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक फॉर्म होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एडवांटेजेस इंक्लूड्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन एंड यूनिफॉर्मिटी, ओके ये चीज सही है, ओके ना। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, सेकेंड पार्ट पूछ रहा है नेम द टू टाइप्स ऑफ जर्म सेल, दो टाइप्स ऑफ जर्म सेल आपको बताना है प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स में होगा। हाउ डू दे स्ट्रक्चरली डिफर फ्रॉम ईच अदर, गिव टू डिफरेंस देना है, डिफरेंस दो बताना है आपको, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होता है, जर्म सेल्स इन ह्यूमंस, जर्म सेल्स इन ह्यूमन क्या है, आर स्पर्म है, ठीक है। स्पर्म कैसा होता है, स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, मीन्स मूव करता है। एंड दूसरा क्या होता है, ओवम, ओवम क्या होता है, ओवम होता है लार्ज होता है और न्यूट्रिएंट रिच रहता है उसमें। डिफरिंग इन स्ट्रक्चर, डिफर किस में करता है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। और डिफरिंग इन साइज, उसका साइज अलग होगा। एंड फंक्शन, ठीक है, किस किस चीज में डिफरेंस हुआ, साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन, इस तीनों चीजों में वो दोनों एक दूसरे से डिफर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 says that which of the following does not involve a chemical reaction, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए देखो क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, क्या ये केमिकल रिएक्शंस होता है, डाइजेशन ऑफ फूड कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, ये ध्यान रखना ये तो केमिकल है, ठीक है।
तो डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो गया, केमिकल रिएक्शंस है ये। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, उसको जैसे बर्न करोगे चेंजेस होता है क्या, देखो, ठीक है, होता है, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन है। दूसरा आपको यहाँ पर दिया हुआ है आपको, क्योंकि वैक्स बर्न हो जाता है, कैंडल वैक्स, ओके। डी ऑप्शन है मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग। यहाँ पे ध्यान रखना, एक आपको दिया है बर्निंग और दूसरा दिया है मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब पिघलना, ओके। पिघल के क्या होगा, वो फिर से वो ठंडा होने के बाद वैक्स ही बन जाता है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, फिजिकल चेंज ही कर रहा था वो, इसमें केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। बट बर्निंग के बाद तो वो तो पूरा कंफर्म चेंज हो रहा है। दैट मीन्स 17 का आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 says that which of the following represent a combination reaction। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस रिप्रेजेंट कौन सा कर रहा है, सबसे पहले आपको समझना होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि दो और दो से अधिक, टू और टू से मोर प्रोडक्ट्स जो होता है रिएक्टेंट मिलके थर्ड प्रोडक्ट बनाता है, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। देखो फर्स्ट वाला जो पार्ट है 2NaCl 2Na प्लस Cl2, ये क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है, एक से दो पार्ट में चेंज हो रहा है, देखो, ठीक है, तो दो पार्ट में चेंज हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। सेकंड देखो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो दो कंबाइन होकर थर्ड बन रहा है, आपको एक बन रहा है, तो ये क्या हुआ, कंबाइन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब आपको इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सही यहाँ तक। बाकी इसमें दो पार्ट जो है ना, वो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, ओके। अब इसमें देखते हैं 19th नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, व्हेन राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, व्हेन राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जब हम लिखते हैं, विच एलिमेंट कंसिडर्ड व्हेन बैलेंसिंग ए रिएक्शन, क्या चीज का हमें ध्यान रखना है जब हम बैलेंस करते हैं रिएक्शंस को। फर्स्ट वन ऑप्शन ए ओनली मास, ओके। सेकंड वन ऑप्शन है ओनली नॉन मेटल्स, नहीं। थर्ड ऑप्शन है एवरी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्शन, एंड फोर्थ ऑप्शन है ओनली द एलिमेंट्स फॉर्मिंग बॉन्ड्स। तो ये जो ओनली वाला टर्म है ना, ये तो होगा ही नहीं आपको, ठीक है, तो ओनली वाला टर्म सारे हटा दो। दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या है बताओ, एवरी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्शन, ओके, करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो आपको यहाँ पे समझना है मुझे क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड का कैरेक्टर प्रॉपर्टी चाहिए मुझे। तो ऑप्शन देखो ए है, ऑप्शन ए में क्या है आपको, बीटर टेस्ट एंड स्लिपरी फील्ड, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा आपको। ऑप्शन बी में देखो सोर टेस्ट एंड एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, बस ये वाला जो था ना आपको, ब्लू लिटमस पेपर से जब रेड में कन्वर्ट कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ये बताओ, ओके, ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर रहा है, दैट मीन्स इट इज एसिड। नो रिएक्शन विथ मेटल्स, ये रॉन्ग है। टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, ये तो आपको हो जाएगा, यहाँ पे बेस हो जाता है ना, अगर ये हो रहा है तो ये बेस होता है, बट हमें प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पूछा, दैट मीन्स ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या दिया हुआ है, व्हेन एन एसिड, जो एसिड होता है क्या कर रहा है, रिएक्ट विथ मेटल, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, द रिएक्शन टिपिकली प्रोड्यूस क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हमें जानना है। फर्स्ट देखो क्या है आपको, साल्ट एंड वाटर। सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड ए साल्ट। थर्ड ऑप्शन ऑक्सीजन गैस एंड ए साल्ट, और फोर्थ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमें देखना है इसमें क्या बनेगा आपको, तो इसमें जो होगा ना हाइड्रोजन गैस एंड साल्ट
बनता है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 says that when an acid react with carbonate, क्या कर रहा है देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, कर रहा है कि जब एसिड क्या कर रहा है रिएक्ट विथ, एसिड क्या कर रहा है रिएक्ट विथ कार्बोनेट, ओके, एसिड रिएक्ट विथ ए कार्बोनेट, द मेन प्रोडक्ट फॉर्म, जब एसिड को कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस करते हैं तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, या ऑप्शन देखो क्या है, साल्ट वाटर एंड हाइड्रोजन गैस, सेकेंड ऑप्शन है साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है साल्ट वाटर एंड ऑक्सीजन, फोर्थ ऑप्शन है साल्ट एंड वाटर। तो बताओ ये कौन सा बनेगा इसमें, तो इसमें जो बनेगा आपको ऑप्शन बी बनेगा, दैट मीन्स साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है इसमें देखो, एसिड रिएक्ट विथ ए कार्बोनेट, जब एसिड को रिएक्ट करोगे कार्बोनेट से तो साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मेटल रिएक्ट विथ स्टीम बट नॉट विथ कोल्ड और हॉट वाटर, ठीक है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा ग्रुप ऑफ मेटल है जो रिएक्ट करेगा स्टीम से लेकिन कोल्ड वाटर से नहीं करेगा और हॉट वाटर से ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो बताओ कौन सा होगा, ऑप्शन देखो दिया हुआ है आपको यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ पे ध्यान रखना ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दैट मीन्स एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ठीक है, ये रिएक्शंस करता है विथ स्टीम से, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ मेटल्स रिएक्ट विथ स्टीम इज एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस है। इसका एसर्शन दे रहा है आपको, देखो एसर्शन क्या दे रहा है, देखो यहाँ पर कि कार्बन एग्जिस्ट कैटिनेशन, ठीक है, कैटिनेशन का मतलब बताना क्या होगा, कैटिनेशन का मतलब लॉन्ग चेन बनाने वाला, द एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग, चाहे वो तो लॉन्ग चेन बनाएगा, जैसे ऐसे बनाते हैं सी सी ऐसे लिखते हैं तो ये लॉन्ग चेन बनता है हमारा ऐसा, ठीक है, या तो क्या होगा वो रिंग बनाएगा, दैट मीन्स ऐसे करके सी सी, फिर ये सी और सी, देन ऐसे रिंग बना सकते हैं, ठीक है, फॉर्म ए लॉन्ग चेन रिंग और चेन बिकॉज इट कैन फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। इसका रीजन क्या दे रहा है, विथ अदर कार्बन एटम कोवेलेंट बॉन्ड होता है कंफर्म, ये सही है, एसर्शन आपका सही हो गया। रीजन देखो क्या दे रहा है, कार्बन स्मॉल एटॉमिक साइज, कार्बन का स्मॉल एटॉमिक साइज एंड मॉडरेट electronegativity allow it to form extremely strong bond with itself heading to a vast variety of organic compound, ठीक है, तो ये इसका रीजन दे दिया, दैट मीन्स देखो रीजन भी करेक्ट है, तो एसर्शन और रीजन बोथ करेक्ट एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इसका मतलब इसका ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, ऑप्शन ए का मतलब है बोथ एसर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड reason is the correct explanation of assertion. Question number 25 says that why is sodium kept immersed in kerosene oil, ये क्या पूछ रहा है कि हम सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबाकर क्यों रखते हैं, ठीक है, वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, उसका देखो रीजन क्या है, सोडियम इज केप्ट immersed in kerosene oil to prevent its reaction with another moisture, ठीक है, किसके साथ प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विथ मॉइस्चर और ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ठीक है, नहीं तो क्या होगा उसमें आग लग जाता है, ये चीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, स्टूडेंट टू अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी, यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है उसमें से कोई सा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए का क्वेश्चन देखो है क्या है, पार्ट ए है, नेम ए मेटल विच इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट
विथ ए नाइफ। तो इसको याद रखना है आपको। पोटाशियम, पोटाशियम क्या होता है? ए वेरी सॉफ्ट मेटल दैट कैन बी कट विथ ए नाइफ। ओके, या और भी होता है उसमें, एग्जाम्पल में सोडियम ले सकते हैं, लिथियम ले सकते हैं। ठीक है, ये काफी सॉफ्ट होता है जिसे चाकू के हेल्प से कट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट क्वेश्चन बोल रहा है नेम द मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नाम बताना है उस मेटल का। ठीक है, तो वो मेटल क्या हो जाएगा? मेटल है कॉपर। कॉपर क्या है? एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ, एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नंबर। अब हम सेकंड पे आते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है उसमें? नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी पार्ट क्वेश्चन है, सी पार्ट क्वेश्चन है। नेम वन मेटल विच डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, ए पार्ट का थर्ड क्वेश्चन है, सी है नेम वन मेटल, एक मेटल का नाम बताना आपको जो डिस्प्लेस करता है सिल्वर को। ठीक है, डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम, कहां से? सिल्वर को कहां से? फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से उसे डिस्प्लेस करता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? जिंक होता है। जिंक क्या करता है? जिंक डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से सिल्वर को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं? जिंक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी वाला, और ऑप्शनल क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसका देखते हैं बी सेक्शन में। डिस्क्राइब हाउ सोडियम एंड क्लोरीन, क्या कह रहा है? डिस्क्राइब हाउ सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स आर चेंज्ड इनटू आयंस व्हेन दे रिएक्ट विथ ईच अदर। वो आयंस में कैसे कन्वर्ट करता है जब रिएक्ट एक दूसरे से करता है, ईच अदर टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, मीन्स NaCl जब बनता है। व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, उस टाइप ऑफ बॉन्डिंग बनने को क्या कहते हैं? ठीक है, वो देखते हैं। उसका आंसर हो जाएगा व्हेन सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट। ठीक है, जब सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट होता है, सोडियम लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है टू फॉर्म ए केटायन। क्या बन जाता है? केटायन, पॉजिटिव चार्ज। एंड क्लोरीन gain an electron to form an anion resulting in ionic bonding in sodium chloride। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? अगर ये चीज हुआ तो सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? देखो NaCl है ना, NaCl। ठीक है, NaCl कैपिटल यूज करेंगे, Cl, NaCl को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये टूटेगा तो हो जाएगा, देखो Na प्लस कैटाइन बन जाएगा, और प्लस Cl माइनस ये एनाइन बन जाएगा। वो इस तरह से डिकम्पोज होता है। क्वेश्चन नंबर 27 says that why corrosion of iron is serious problem। क्या कह रहा है कि corrosion of लोहा, आयरन का एक सीरियस प्रॉब्लम है। क्यों? इसका रीजन जानते हैं क्यों है ये इसलिए है क्योंकि corrosion of iron is a serious problem because it weakens the metal structure। आयरन का जो मेटल स्ट्रक्चर है, जिसके हिसाब से, जिसकी वजह से वो टफनेस रहता है और हार्ड रहता है, वो उसको क्या करता है? वीक बना देता है। ठीक है, इस यही प्रॉब्लम है कोरोजन का। ठीक है, नाउ सेकेंड बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट इसका है हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन, राइट एनी टू सजेशंस। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं आयरन के कोरोजन से? तो कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टू वेज। क्या क्या है देखो, पेंटिंग कर सकते हैं उसके ऊपर, दूसरा होता है गैल्वेनाइजिंग एंड और यूजिंग कोरोजन इनहिबिटर्स। ठीक है, कोरोजन इनहिबिटर्स यूज कर सकते हैं। तीन चीज है देखो यहाँ पे, पेंटिंग, गैल्वेनाइजिंग और यूजिंग कोरोजन इनहिबिटर्स। ठीक है, तो हमें ये चीजें यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ आयरन। Question number 28 says that
क्वेश्चन नंबर 28 में है अंजलि वाज इन्वेस्टिंग द रिएक्शंस ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट्स। ठीक है, किसका देख रहे हैं? एसिड का रिएक्शन विथ कार्बोनेट इन हर साइंस लैब। ठीक है, शी मिक्स्ड ए सैंपल ऑफ, उसने मिलाया है, एक सैंपल है जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट है विथ ए डिल्यूट एसिड। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को डिल्यूट एसिड के साथ मिक्स किया गया है। द रिएक्शन प्रोड्यूस्ड इफरवेसेंस with the release of gas and eventually a salt was formed। क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत स्पीड से वो गैस निकल रहा है और साल्ट बन रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, आइडेंटिफाई द गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड एन एसिड। आपको बताना यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज हो रहा है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और एसिड के साथ रिएक्शन करने पर निकलेगा। वो गैस होगा, द गैस रिलीज्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट देखते हैं, उसमें है विच साल्ट इज फॉर्म। कौन सा साल्ट बनेगा व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ डिल्यूट HCl। जब कैल्शियम कार्बोनेट को डिल्यूट HCl के साथ अगर रिएक्शंस कराएंगे तो कौन सा साल्ट बनेगा? द साल्ट फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड साल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोई ऑप्शन सी। देखो इसमें क्या है, अटेम्प्ट आइदर सी और डी। सी वाला है क्वेश्चंस, ब्रीफली डिस्क्राइब द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए कार्बोनेट। क्या बोल रहा है कि आपको डिस्क्राइब करना है रिएक्शंस बिटवीन एसिड और कार्बोनेट के बीच का रिएक्शन, इंक्लूडिंग द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है इस दिस प्रोसेस में। ठीक है, तो एसिड प्लस कार्बोनेट रिएक्शन प्रोड्यूसेस, एसिड और कार्बोनेट को मिलाएंगे तो क्या बनाएगा वो? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, H2O, वाटर एंड ए साल्ट बनाएगा, और CO2 गैस जो इवॉल्व एज इफरवेसेंस। ठीक है, बहुत तेजी से वो बाहर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑप्शनल क्वेश्चन जो है डी पार्ट में, इसका केमिकल रिएक्शंस भी लिख सकते हो। क्या हो जाएगा? CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शनल डी पार्ट क्वेश्चन है और में डी पार्ट है, गिव वन एग्जाम्पल। आपको एक एग्जाम्पल देना है इच टू अंडरस्टैंड हाउ एसिड कार्बोनेट। क्या एग्जाम्पल किसका देना है कि किस तरह से एसिड कार्बोनेट रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ, कि एवरीडे लाइफ में एसिड कार्बोनेट रिएक्शंस कितना इंपॉर्टेंट है एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं इसमें, इन डेली लाइफ में क्या होता है, उसका बेकिंग के लिए यूज किया जाता है, एंटासीड के लिए यूज किया जाता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एसिड कार्बोनेट के लिए। ओके, और अगर हम इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जाते हैं तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या क्या यूज होता है उसका? यूजिंग फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, जहां फर्टिलाइजर बनाया जाता है फैक्ट्री में। दूसरा होता है टेक्सटाइल में, जहां कपड़ों को बनाया जाता है। ठीक है, और तीसरा है पेपर मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे पेपर्स बनते हैं। ठीक है, पेजेस, न्यूज़पेपर्स के पेजेस, ये सारे जहां पेपर इंडस्ट्री होता है, पेपर मैन्युफैक्चर किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 says that students to attempt either ऑप्शन ए और बी, इसमें से कोई सा एक ऑप्शन आपको बनाना है। ऑप्शन ए देखते हैं क्वेश्चन क्या है उसमें, टू कंपोनेंट्स x and y have the same molecular formula। मॉलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है दो कंपाउंड का, x और y का, C3H6O। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें क्या बन रहा है, गिव द नेम्स ऑफ x एंड y। ठीक है, तो देखो टू कंपोनेंट्स विथ फॉर्मूला C3H6O, इसका क्या क्या बनेगा? प्रोपेनल, और दूसरा बनेगा एसीटोन। तो X को हमने
एज्यूम कर लिया प्रोपेनल और Y को एसीटोन। आप रिवर्स भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें से कोई भी फर्स्ट लेने के लिए नहीं बताया उसने। तो X को हम प्रोपेनल ले लिया है और Y को एसीटोन ले लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बी पार्ट, ठीक है। तो बी पार्ट में देखो क्या है, बी पार्ट है इसका कि राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एक्स एंड वाई। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एक्स वाई बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, प्रोपेनल, ठीक है, और दूसरा एसीटोन ले लिया, ये चीज ले लिया हमने। ओके, ये प्रोपेनल है, इसे करेक्ट कर लो यहाँ पे। ओके, ठीक है। नाउ दिस इज द प्रोपेनल। प्रोपेनल होता है CH3CH2CHO इस प्रोपेनल, और एसीटोन होता है CH3COCH3। इसके काउंट करोगे ना, तो काउंट करने के बाद इसमें जो कार्बन की संख्या है, कार्बन का नंबर है, वो C3 होगा, 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो स्ट्रक्चर देखो 3 कार्बन है, तो सबसे पहले क्या करो, 3 कार्बन को एज ए चेन लिंक कर दो, ठीक है, ये हमने लिंक कर लिया। ओके, अब क्या करेंगे, इस तरह से लिंक होता है। ओके, अब क्या करेंगे कि सब जगह जो है ना, जो जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वहां पे H ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो यहां से शुरू करते हैं, H, यहाँ भी H, यहाँ भी H। ओके, इस तरह से H आप ज्वाइन कर लो, देखो कितना गया, 3 और 2, 5H ज्वाइन हो चुका है, 5H। बस इस पोजिशंस में एक चीज रखना कि ये वाला जो पोजिशंस है ये नहीं है, यहाँ पे लिंक नहीं है, ठीक है। ओके, इसे हटा देते हैं यहाँ से, और ये वाला लिंक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, एक और हाइड्रोजन बच रहा है, 5 हाइड्रोजन जोड़ दिया है हमने, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब ऑक्सीजन को जोड़ना है, तो ऑक्सीजन याद रखना डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, प्रोपेनल इसका नाम हो गया। ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, एसीटोन बनाना है। एसीटोन सेम सीरीज करो, 3 कार्बन को ऐड करो पहले, ठीक है। 3 कार्बन को ऐड किया हमने, ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ा आपने और इधर भी हाइड्रोजन जोड़ा, ठीक है। अब ये क्या है कि फर्स्ट कार्बन पे नहीं ऑक्सीजन है, सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन है, तो सेकंड कार्बन पे ऐसे करके हम लोग ऑक्सीजन बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन बनाने के बाद बाकी जो कार्बन है ना उसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है, हो गया 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो चुका है, ठीक है। कितना आपको हाइड्रोजन करना है, आपको 6 हाइड्रोजन लेना है, इतना हो गया हमारा। अब देखो ये जो C है जिसके साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, उसके ऑलरेडी 4 लेग्स हो गए। कार्बन टेट्रा हेड्रल होता है, उसको 4 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखो 2, 3, 4 बॉन्ड्स बन चुका है इसका, तो यहाँ कुछ अटैच नहीं होगा। लास्ट वाला जो कार्बन है ना उसके साथ देखो 2 और जुड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखोगे H ये, और यहाँ पे H, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, C3 हो गया, H6 ये भी सही है, और O सिंगल ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी पार्ट है, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसमें देखते हैं। X हमने अगर माना है प्रोपेनल, तो प्रोपेनल में एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और Y को अगर हमने माना है एसीटोन, तो एसीटोन में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट क्वेश्चन, ऑप्शनल पार्ट क्वेश्चन है। बी का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कर रहा है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, मीन्स हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन पूछ रहा है। उसके आगे देखो क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स कैन बी ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम्स को मिला के कितने हाइड्रोकार्बन हम बना सकते हैं, राइट देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो इसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड कंसिस्टिंग ओनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के जो कंपाउंड बनता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
नाउ नेक्स्ट 3, वहां कितना बनेगा, 3 बनेगा। पहला क्या है, इथेन, इथीन और इथाइन। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 के साथ लगेगा तो इथेन बनेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा तो इथीन होगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH होगा तो इथाइन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट उसमें देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कर रहा है, क्लासीफाई द एबव हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन हमने डिसाइड किया वहां पे, क्लासीफाई द एबव हाइड्रोकार्बन इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में उसको क्लासीफाई करना है। विच ऑफ दीज इज आर मोर रिएक्टिव, कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो समझते हैं इसको। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे इथेन। ओके, नाउ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, जैसे इथीन और इथाइन। ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर जनरली मोर रिएक्टिव, ये याद रखना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर जनरली मोर रिएक्टिव। Question number 30 says that in which of the following a concave mirror is used? किसमें concave mirror इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो किसमें concave mirror इस्तेमाल किया जाता है, देखो फर्स्ट ऑप्शन है आपको ए सोलर कुकर। ओके, दूसरा ऑप्शन है ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। थर्ड ऑप्शन है ए सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल और इन व्यूइंग फुल साइज इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग। इसके लिए तो किसके लिए यूज करते हैं, तो देखो यहाँ पे ए सोलर कुकर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव मिरर। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कॉनकेव मिरर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल यहाँ पर होता है, यूज होता है इन ए सोलर कुकर। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या है, द स्काई ऑन द मून, the sky on the moon appears dark, ठीक है, to an astronaut because, अगर वो मून पे है, मून से अगर स्काई को देखेगा वो तो डार्क दिखता है, क्यों, वाई। उसका ऑप्शन देखो क्या है, देयर इज नो लाइट ऑन द मून, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखो, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ओके, तीसरा देखो, मून इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और चौथा है द सरफेस ऑफ द मून एब्जॉर्ब ऑल द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन जो है आपको क्या हो जाएगा, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। दैट मीन्स ऑप्शन आपको इसके लिए बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 इज assertion रीजन टाइप क्वेश्चंस है। ये देखो, द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। क्या बोल रहा है, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये करेक्ट है। ठीक है, assertion क्या हो गया, करेक्ट हो गया हमारा, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस डायोप्टर ही होता है। रीजन देखो क्या दे रहा है, द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव, अपोजिट बता रहा है, यानी इसका जो रीजन है ना ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शंस में देख लो आप कौन सा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दैट मीन्स assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। Question number 33 is a divergent lens has a focal length 20 सेंटीमीटर। तो क्या है, हमें यहाँ पे डाइवर्जेंट लेंस लेना है जिसका फोकल लेंथ 20 है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन object of height 4 centimeter from the optical center of lens be placed so that its image is formed 10 centimeter away from the lens। ठीक है, तो इसमें जो भी गिवन है उसे लिखते जाओ। गिवन में क्या दिया हुआ है, फॉर ए डाइवर्जेंट लेंस के लिए क्या होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड चीज क्या दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, यूज द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में एक चीज याद रखना, क्या चीज फॉर्मूला होता है, 1/v माइनस 1/u, ओके, इज इक्वल टू 1/f, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये जो लिखा हमने यहां से आप निकाल सकते हो 1/u इज इक्वल टू, बताओ
1/u को इस साइड ले आओ तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/f लिख सकते हैं। अब जो कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज है ना उसे हमको यहाँ पे पुट करना है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा 1/v की वैल्यू है -10 देन -1/-20 लिख सकते हो आप इसको। ओके इसे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू -1/10 इज इक्वल टू -1/10, ये माइनस का प्लस हो जाएगा आपको यहाँ पे 1/20। फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या करेंगे 1/u इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले लेते हैं, बताओ यहाँ पे 20 हो गया। ओके और 10 2 जा 20 यानी -2 यहाँ पे हो जाएगा, -2 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ -1/20। और इसको लिख भी सकते हो आप 1/-20, ठीक है डिनोमिनेटर में है तो u बराबर निकल जाएगा आपको u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ठीक है हमें यही निकालना था आपको, देखो वहां पे दिया हुआ है कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, तो कितना हो जाएगा u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या होता है बताओ, -20 का मतलब है कि वो है ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड होगा वो मिरर के सामने होगा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ओके तो ये हो जाएगा फ्रंट ऑफ द लेंस के आगे होगा, ठीक है लेंस के आगे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 34 सेज दैट 34 नंबर क्वेश्चंस में देखो क्या दिया हुआ है, ए स्टूडेंट टू अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और या ऑप्शन बी को अटेम्प्ट करना है, चाहे ऑप्शन ए अटेम्प्ट करो या ऑप्शन बी अटेम्प्ट करो। ठीक है ऑप्शन ए का क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इन द शेप ऑफ ए वायर डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, तो वो चीज होता है लिस्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस इन ए वायर, क्या होता है लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टिविटी, मटेरियल का रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, इस पे डिपेंड करता है ये। ठीक है क्वेश्चन बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में है व्हाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्लास इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन। कहता है कि मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर क्यों होता है इलेक्ट्रिसिटी का और ग्लास क्यों होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका रीजन देना है। देखो रीजन में क्या है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में पाया जाता है, while glass lacks free electrons making it a poor conductor। ठीक है तो ये जो कंडक्शन है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है, इसीलिए मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो गुड कंडक्टर हुआ, और ग्लास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एब्सेंस होता है तो इसीलिए मींस काफी कम होता होगा, तो क्या होगा वो पुअर कंडक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 सेज दैट व्हाट इज फ्यूज, What is its function? फ्यूज क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, उसका आंसर देखते हैं। ए फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस, फ्यूज क्या है एक सेफ्टी डिवाइस है दैट प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय मेल्टिंग, ठीक है उसको मेल्ट होने से बचाता है, क्या है फ्यूज सेफ्टी डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को मेल्ट होने से एंड देयर बाय इंटरप्टिंग द सर्किट। ठीक है इंटरप्टिंग द सर्किट मींस करंट रोक देता है, ओके उसको ब्रेक कर देता है। ठीक है व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज, अगर एक्सेसिव करंट फ्लो होता है तो एज ए स्विच की तरह वो ऑफ कर देता है, कनेक्शंस ऑफ कर देता है। ठीक है इस तरह से वो सर्किट का जो आगे पोर्शन है जो लोड है, सपोज करो कोई हीटर है, कोई पंखा है, कोई कूलर है, कोई फ्रिज है, वो खराब ना हो उसके लिए हम लोग फ्यूज इस्तेमाल करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बी है पार्ट उसका, विच मटेरियल इज यूज टू मेक फ्यूज वायर, फ्यूज वायर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज वायर्स आर टिपिकली मेड ऑफ एलॉय सच एज टीन लेड, टिन और लेड का मिला हुआ मिक्स किया हुआ जो मटेरियल बनेगा वो एलॉय कहलाता है। एक्चुअली हम लोग ये इसलिए करते हैं कि वो हीट कैपेसिटी उसका ज्यादा हो, ज्यादा से अब्सॉर्ब कर पाए। ओके तो नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट है उसका, हाउ इज ए फ्यूज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट,
इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज को कनेक्शंस कैसे कनेक्टेड करते हैं? फ्यूज आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो फ्यूज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ओके, पैरेलल में नहीं करेंगे कनेक्ट। ओके, फ्यूज को कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट। Question number 36 is said that a student is suffering from myopia, is not able to see distinctly the object placed beyond 5 meter. अब इसमें बता रहा है कि स्टूडेंट है जो सफर कर रहा है मायोपिया से, वो 5 मीटर से दूर की चीजें नहीं देख पा रहा है, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है उसको जानते हैं हम। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, with the help of ray diagram show why the student is unable to see distinctly the object placed beyond 5 meter from his eye। आपको रे डायग्राम से बताना है कि क्यों वो स्टूडेंट नहीं देख पा रहा है, अनेबल टू सी, वो नहीं देख पा रहा है 5 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होने के बाद, दूर होने पर वो ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा है, उसे हमें रे डायग्राम से दिखाना है। तो उसे कुछ इस तरह से समझेंगे। इन मायोपिया क्या होता है? द आई लेंस फोकसेस इमेजेस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। उस क्या बनता है? रेटिना के पहले बन जाता है इमेज। द रे डायग्राम शोज डाइवर्जिंग रेज दैट व्हेन एक्सट्रापोलेटेड बैकवर्ड इंटरसेक्ट बिफोर द रेटिना। डायग्राम इस तरह से बनेगा उसका। देखो, जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो आपको रेटिना पे नहीं बन रहा है, रेटिना से पहले बन जाता है, इसलिए उसे वो चीजें नहीं दिखती, ठीक है। करेक्शन करने के लिए क्या करना होगा? मुझे जो इमेज है वो रेटिना पे बनाने के लिए करना होगा। तो रेटिना पे कैसे बनाएंगे? यूजिंग कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे तो उसको वो रेटिना पे बना देता है। तो करेक्शन फॉर मायोपिया, ओके, करेक्शन फॉर मायोपिया के लिए हम लोग ये डायग्राम बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट, इसका क्या क्वेश्चन है। बी पार्ट में हाउ इज दिस डिफेक्ट करेक्टेड बाय यूजिंग विच लेंस, कौन सा लेंस यूज करेंगे? करेक्शन इज अचीव्ड यूजिंग ए कॉनकेव, हमने अभी डायग्राम में देखा, कॉनकेव यानी डाइवर्जिंग लेंस यूज करना है आपको, विच स्प्रेड लाइट रे सो दैट द इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना। जब रेटिना पे इमेज बनेगा तभी हमें वो दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 37 says that how is the directions of magnetic field at a point determined using the field lines? Why do two magnetic field lines not cross each other? क्या कह रहा है कि हमें डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पर कैसे डिटरमाइन करेंगे, और दूसरा है कि मैग्नेटिक लाइंस, जो दो लाइंस होता है वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करता है, ठीक है। इसका रीजन समझते हैं क्यों नहीं करता है। द डायरेक्शंस ऑफ the magnetic field at a point is determined by the tangent to the field lines। जो field lines होता है उस पे हमें क्या करना है? टेंजेंट खींचना है टू द फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचने से हमें उसका डायरेक्शंस पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज क्या होता है, किस वजह से वो एक दूसरे को कट नहीं करता है? द फील्ड हैज ए यूनिक डायरेक्शन। फील्ड क्या होता है? एक यूनिक डायरेक्शन होता है एट एवरी पॉइंट, इसीलिए वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 38 सेज दैट, इसमें क्या बता रहा है आपको, देखो, रिया इज एग्जामिनिंग द बिहेवियर ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम एयर इनटू वाटर इन हर स्कूल लेबोरेटरी। ठीक है, रिया क्या कर रही है कि एग्जामिन कर रही है बिहेवियर ऑफ लाइट के लिए, जब वो पास कर रहा है फ्रॉम एयर से वाटर में पास कर रहा है तो स्कूल लेबोरेटरी में। ओके, शी साइंस ए लाइट बीम एट द सरफेस ऑफ वाटर टैंक, मतलब वाटर टैंक के सरफेस पे उसने एक लाइट का बीम डाला। ओके, एंड ऑब्जर्व दैट द लाइट चेंजेस डायरेक्शंस अपॉन इंटरिंग द वाटर। जैसे वो वाटर में इंटर करता है तो लाइट क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। रिया रिकॉर्ड्स बोथ द एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखो उसने रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नोटिसेस दैट द लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और उसने नोटिस किया कि लाइट क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज द term for the bending of light as it passes from one medium to another। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है तो वहां पे बेंडिंग ऑफ लाइट को कौन सा टर्म यूज करेंगे, वो टर्म होता है रिफ्रैक्शन। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट देखो इसका क्या है, बी पार्ट है, when light enters water from air, air से जब वाटर में इंटर करता है, why does it bend towards the normal, वो क्यों बेंड होता है नॉर्मल की ओर। आंसर देखो क्या है, when light enters water from air, ठीक है, वाटर फ्रॉम एयर, एयर से जब वाटर में जाता है, इट स्लोज डाउन, क्यों स्लोज डाउन होगा, ड्यू टू द हायर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसीलिए। ठीक है, नाउ थर्ड देखते हैं, अटेम्प्ट आइदर सी और डी ऑप्शन। तो सी वाला देखो क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट, the index of refraction and the change in light's direction when it passes from air to water। तो पहले क्या कर रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है, एक रिलेशनशिप बनाना है, किसमें किसमें, स्पीड ऑफ लाइट में, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन में, एंड द चेंज इन लाइट डायरेक्शन। देखो उसका आंसर है, रिलेशनशिप क्या है, लाइट स्पीड डिक्रीजेज इन वाटर, क्या हो जाएगा, लाइट का स्पीड डिक्रीज होगा वाटर में, एंड दिस चेंज इन स्पीड विथ एन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन इज इक्वल टू सी बाय वी होता है। ठीक है, एन इज इक्वल टू सी बाय वी काउजेज द लाइट टू बेंड, इस वजह से क्या होता है, लाइट बेंड कर जाता है। ओके, नाउ डी ऑप्शंस देखते हैं, describe a real life situation when the रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व, रियल लाइफ सिचुएशन आपको एग्जाम्पल में बताना है जहां पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑब्जर्व करते हैं और यूज्ड, एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फेनोमेनन इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सिग्निफिकेंस भी हमें पता करना है, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ए स्ट्रॉ अपियरिंग बेंट इन वाटर। अगर सपोज करो एक ग्लास ले लो, कांच की ग्लास ले लो, शीशे की ग्लास ले लो, ओके, उसमें क्या करते हैं कि पानी डाल देते हैं और दिखता है हमें, उसमें अगर पेंसिल या स्ट्रॉ डालोगे ना तो वो बेंड करेगा। ठीक है, तो स्ट्रॉ अपियरिंग बैंड इन वाटर, एक्चुअली वो बैंड नहीं रहता है बट अपियरिंग करता है, वो सिर्फ हमें एहसास होता है उसका कि वहां पे बैंड किया है। और सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्शन है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाई ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर डू नॉट अपीयर एट देयर एक्चुअल पोजीशन। हम लोग जब वाटर के अंदर देखेंगे ना, तो जिस पोजीशन मतलब एयर मतलब बाहर से हम वाटर में देख रहे हैं, तो वाटर में जो एग्जैक्ट पोजीशन में बॉटम में कोई चीज़ है वो ऊपर की तरफ रहेगा और एक्चुअल पोजीशंस पे नहीं रहता है, तो क्या हमें पता चलेगा, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाई ऑब्जेक्ट अंडर वाटर डू नॉट अपीयर देयर एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 says that student to attempt either question options A और B, A या B आपको सॉल्व करना है इसमें। ठीक है, ए पार्ट क्वेश्चंस है, ए का ए है, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन द मंथ ऑफ सितंबर, एक मंथ का पूछा आपको, इफ द रेट ऑफ वन यूनिट, देख लो यहाँ पे रेट ऑफ वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 6 रुपीज है। ठीक है, कितना है बताओ, रेट ऑफ वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये रेट है आपको, ठीक है, रेट ऑफ वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 6 रुपीज। ठीक है, फर्स्ट देखो क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर, हम क्या यूज करें, इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ दिस इज द पावर फॉर 5 आवर्स डेली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेली। ठीक है, डेली क्या निकालेंगे बताओ, डेली एनर्जी कितना कन कितना लगता है इसमें। ठीक है,
डेली डेली एनर्जी कंजम्पशंस, ठीक है। डेली एनर्जी कंजम्पशंस क्या हो रहा है, 1 किलो, देखो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ 1000 वाट, 1000 वाट को लिख सकते हैं 1 kV, ठीक है, KW, किलो वाट, 1 किलो वाट इंटू 5 आवर्स, ठीक है। 1 किलो वाट इंटू 5 आवर्स कितना हो जाएगा, 5 किलो वाट आवर, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो ये तो हमारा डेली हुआ, ठीक है। अब फॉर 30 डेज, फॉर 30 डेज, 30 दिन में कितना खर्च होगा एनर्जी, सबसे पहले एनर्जी निकाला करो। 30 डेज में एनर्जी कितना लगेगा बताओ, ये जो 5 किलो वाट है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, 150, ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 150 किलो वाट आवर, ओके। फॉर 30 डेज का ये हो गया। अब कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, कॉस्ट क्या होगा, रेट इनटू कॉस्ट ऑफ दैट एनर्जी, रेट इनटू जितना हमारा कंजम्पशन हुआ है, तो रेट है 6 रुपीज, तो 6 × 150, दैट इज इक्वल टू, रुपीज में लिखेंगे, आर एस कितना हो जाएगा बताओ, 900, ठीक है। तो इतना रुपीस हमें लगेगा, बिल आएगा। इसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर ऑफ 400 वाट फॉर 10 आवर्स डेली, अगर हमने ये यूज किया तो इसको क्या लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे, डेली एनर्जी, डेली एनर्जी, डेली एनर्जी कितना लग रहा है हमें, देख लो यहाँ पे, ये 400 वाट को किलो वाट में चेंज करोगे तो लिखेंगे 0.4 किलो वाट। कैसे करते हैं बताओ, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ओके। नाउ मल्टीप्लाई 10 आवर्स डेली, 10 आवर्स डेली, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 किलो वाट आवर, ओके। ये डेली इतना हो गया। नाउ फॉर 30 डेज, फॉर 30 डेज एनर्जी कितना कंजम्पशन होगा, इज इक्वल टू 30 × 4 इज इक्वल टू 120 किलो वाट आवर, ठीक है। तो इतना एनर्जी कंजम्पशन होगा। अब इसका कॉस्ट निकालेंगे, कितना कॉस्ट लगेगा आपको, कॉस्ट जो होता है रेट इनटू जितना कंजम्पशन किया, ओके। ये दैट इज इक्वल टू इन रुपीस, रुपीस में आएगा 720, ठीक है। सेकेंड पार्ट बी पार्ट है, स्टेट ओम्स लॉ, राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर इट्स वैलिडिटी, ठीक है। तो ओम्स लॉ है क्या, पहले वो जानते हैं। ओम्स लॉ इज V इज इक्वल टू IR with the condition that the conductor temperature remains constant, okay, and it exhibits a linear relationship between voltage and current। देखो कैसे हो जाएगा कि दिया हुआ जो है आपको यहाँ पे, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर का मतलब क्या है आपको, कि वोल्टेज हमारा क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। इसी चीज को बता रहा है, एंड इट एग्जिबिट ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इसका मतलब क्या है कि आपको जब वो ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, लीनियर होगा, ठीक है, एज ए स्ट्रेट लाइन होगा, ओके। अगर हमने इसको इस तरह से किया, सपोज करो V को यहाँ लिया और I को यहाँ लिया, ठीक है, इस तरह से, तो ऐसा ग्राफ होगा, चाहे इंटरचेंज भी करोगे तो ऐसा ही ग्राफ होगा, ठीक है। और ये ऑप्शनल क्वेश्चंस है पार्ट बी, इसमें क्या कर रहा है देखो, इन द गिवन सर्किट, इन द सर्किट गिवन बिलो, द रेजिस्टर्स R1 R2 R3 are 10 ohm,
R1 इसे लिखते जाते हैं सबसे पहले, अच्छा रहेगा आपको। ये क्या हो जाएगा आपको 10 ओम, ठीक है। R2 कितना हो जाता है आपको 20 ओम, ओके। एंड थर्ड R3 इज इक्वल टू, ये वाला पोजिशन है आपको 30 ओम। ये हमारा हो गया R1 R2 R3, ठीक है। अब क्या है देखो, वोल्टेज दिया हुआ आपको यहाँ पर 12 वोल्ट का, है ना। नाउ आपको अप्लाई करना है ओम्स लॉ। क्या पूछा है उसने, इन द सर्किट गिवन बिलो द रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ओके, विच हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम, और वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट। कैलकुलेट, सबसे पहला दे रहा है द करंट थ्रू इच रजिस्टर। इसको निकालने के लिए ओम्स लॉ यूज करोगे, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब यहां से निकाल सकते हो कि वो पूछा है आपसे, देखो करंट, I निकाल सकते हो। I इज इक्वल टू होता है, बताओ, I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय R, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे पुट करना है। यहाँ क्या हो जाएगा देखो, I1 इज इक्वल टू, V तो कांस्टेंट हो जाएगा वोल्टेज, R1 इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, V है आपको 12 एंड R1 इज 10, है ना, इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर, ओके। उसी तरह से आप निकाल सकते हो I2 इज इक्वल टू V बाय R2 इज इक्वल टू, V है आपको 12, R2 क्या है देखो 20, ठीक है, इज इक्वल टू 20 में क्या हो जाएगा आपको, ये 2 से कर दो, नीचे 10 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा देखो 6, दैट मीन्स 0.6 एम्पियर। यहां तक सही हो गया मेरा। उसी तरह से I3 निकाल सकते हो, I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, V बाय R3, ठीक है। V कितना है बताओ 12 है, और R3 है आपको यहाँ पे 30 ओम, इज इक्वल टू, अब इसे करो 3 से, नीचे 10 होगा और 3 4 जा 12, दैट इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं द करंट थ्रू इच रजिस्टर। इसमें आपको I1 हो गया 1.2 एम्पियर, I2 कितना है 0.6 एम्पियर एंड I3 कितना है 0.4 एम्पियर। देखो इसमें सेकंड पार्ट क्या है, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसमें आप देखोगे ना तो 3 रजिस्टर्स जुड़ा हुआ है, 3 रजिस्टर्स R1 R2 R3 इन पैरेलल, ये पैरेलल जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 बाय R इक्विवेलेंट, ठीक है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करो इसमें, बताओ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाय 10, ठीक है, प्लस 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 30, ऐसे करके, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, इसमें से इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, इजी पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 60 एलसीएम आएगा इसका, ओके। फर्स्ट पार्ट देखो आपको क्या हो जाएगा, 10 से 6 टाइम्स 6 प्लस 20 से 3 टाइम्स 3 प्लस 30 से 2 टाइम्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये कितने के बराबर हो जाता है मेरा, दैट इज इक्वल टू 639 और 2 11 बाय 60, ये लिख सकते हैं, ठीक है, 11 बाय 60। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो सकता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, R equivalent is equal to 60 by 11, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 11 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आएगा 5.45 ओम, ठीक है। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज R equivalent is equal to 5.45 ओम। नेक्स्ट पार्ट सी है, थर्ड पार्ट है इसका, द टोटल करंट इन द सर्किट इज। तो टोटल करंट निकालने के लिए यूजिंग द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर होता है। मुझे क्या क्या चाहिए यहाँ पर, I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू वोल्टेज, वोल्टेज जो हमारा 12 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है,
रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट लेना है यहाँ पे, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अभी हमने निकाला था, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5.45 ओम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो आई टोटल, ठीक है, आई टोटल, ठीक है। आई टोटल इज इक्वल टू क्या है हमारा, बताओ, वी वोल्टेज, ठीक है, ये फॉर्मूला ओम्स लॉ से है, वी बाय आर इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वोल्टेज दिया आपको 12 और रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अभी हमने निकाला था 5.45, है ना। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे दैट इज इक्वल टू 2.2 एम्पियर। ये क्या हो गया बताओ, टोटल करंट इन द सर्किट इज 2.2 एम्पियर।